अब हम बात करेंगे जो ट्रेनिंग है और उसकी जो नीड है उसको कैसे असेस किया जाता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये मालूम होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग देना है वो व्यक्ति ऑलरेडी कितना ट्रेंड है। अगर वो व्यक्ति ज़ीरो स्किल पर बैठा हुआ है तो उसके आधार पर हम अपनी ट्रेनिंग को उस आधार पर प्लान करते हैं। अगर उस व्यक्ति ने उसी पर्टिकुलर जॉब को प्रीवियसली परफॉर्म कर दिया है और वो और अच्छे से काम कर रहा है और अगर उसको थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत है तो उसके आधार पर हम उस ट्रेनिंग को देते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ट्रेनिंग होती है उसकी प्लानिंग इतनी सिस्टमेटिक हो कि वो ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए जिस व्यक्ति को हमको ट्रेनिंग करना है या जो ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको हमको ट्रेन करना है वो किस आधार पर हैं, किस लेवल पर हैं, उनकी स्केलिंग कैसी की जा रही है। और जो स्केलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमारे टाइम को सेव करती है और उसके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो इन व्यक्तियों को, इस ग्रुप के व्यक्ति को ऐसी लेनी है और दूसरे ग्रुप के व्यक्ति को इतना समय देना है। हमको ये कुछ चीज़ों में पता चलता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी ट्रेंड होते हैं, उनको हमको ज़्यादा मौका, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। वो बहुत जल्दी कम मौके पर ही वो काम सीख जाते हैं और वो हम उनको डिप्यूट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जिनकी ट्रेनिंग बहुत लो लेवल पर हुई रहती है, उनको हमको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके आधार पर वो काम करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग होती है उसमें टाइम असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, पर्सन टू पर्सन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पर्सन टू पर्सन एनालिसिस में ये ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति जो है उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज किस लेवल पर है, उसका बिहेवियर पैटर्न किस लेवल पर है, उसके साथ साथ वो कंपनी की जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें वो कितना फिट हो पाता है। क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। उसके आधार पर यह ध्यान रखा जाता है कि वह व्यक्ति कितना उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए फिट है। तो ये ध्यान में रखते हुए ही काम को, उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काम को किया जाता है। तो नीड असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है जिसमें कि ये पाया जाता है कि कितनी स्किल्स ज़रूरी हैं, कितनी स्किल्स मिल चुकी हैं और कितनी स्किल गैप हैं। जो ये आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई जा रही है कि अगर ये पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है इनका स्किल काफ़ी हद तक कवर हो चुका है तो उनकी रिक्वायरमेंट को हम कम कर देंगे। अगर वो स्किल गैप कम है या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम अपने ट्रेनिंग की प्रोसेस को, अपने ट्रेनिंग की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्किल है उसको हम बढ़ा देंगे, उसके टाइम मैनेजमेंट को हम बढ़ा देंगे ताकि हम वो काम कर सकें। तो इस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्री ट्रेनिंग होमवर्क होता है वो बहुत ध्यान से समझें, उन पर्सन टू पर्सन की पूरी प्रोफाइल को हम समझें और पूरी प्रोफाइल को समझते हुए फिर हम उनको ग्रुप में डिवाइड करें और वो ग्रुप ऐसा रहे जिससे कि वो ट्रेनिंग को अच्छे से अच्छा कर सके, अच्छे से अच्छा बोल सके, जिससे कि वो पूरी तरह से उसको समझ के अपने जॉब के हिसाब से फिक्स हो सके, अपने जॉब के हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से वो अपने आप को सेट कर सके और फिर हम उसको डिप्यूट करें। तो इस ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि टाइम ध्यान रखना है, नॉलेज ध्यान रखना है, जो स्केलिंग प्रोसेस है वो ध्यान रखना है, जो स्किलिंग प्रोसेस है वो ध्यान रखना है और इनके आधार पर हमको अपना एक पूरा प्रोग्राम, अपना स्केड्यूल फिक्स करना पड़ता है जिससे कि हम एक पता कर सकें कि कौन से ग्रुप को हमको किस लेवल पर टाइम देना है, कितना उनकी ग्रूमिंग करनी है और कितनी वो किस स्तर पर उनकी स्किल डेवलपमेंट हमको करनी है। अगर वो स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी अच्छी है तो हमको उनको कम समय देना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो हमको उसको देना पड़ेगा। इसके हिसाब से ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं, फ्रेशर्स के, एक्सपीरियंस्ड के। फ्रेशर्स में भी ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स ज़रूर हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं या टेक्नोलॉजिकली वीक हैं। एक्सपीरियंस में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस वर्क वाइज बहुत अच्छे हैं लेकिन अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुअर हैं। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, चूँकि टेक्नोलॉजिकली अगर वीक हो रहे हैं तो हमको टेक्नोलॉजिकल पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा और ज़्यादा फोकस के हिसाब से हमको उसको काम करवाना पड़ेगा ताकि उनको टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है, जो इन्वायरमेंट है वो उनको हम क्रिएट कर सकें, उनको हम वो प्रोवाइड कर सकें जिससे कि वो बेस्ट से बेस्ट अपना रिजल्ट दे सकें। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेशर्स हैं उनको हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है लेकिन टेक्नोलॉजी अगर उनकी स्ट्रांग है तो हम एक्सपीरियंस बेस पर उनको दूसरे टास्क दें जिससे कि
वो और अच्छा अपने आप को ग्रूम अप कर सके और अपने नीड असेसमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसको वो फुलफ़िल कर सके और अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ सके। अब इसके आधार पर एक ट्रेनिंग साइकिल बनती है और इस ट्रेनिंग साइकिल को हम ध्यान में रखते हैं। उसमें हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोर एंड फोरमोस्ट जो चीज़ होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी। ट्रेनिंग पॉलिसी किस आधार की होती है? ट्रेनिंग पॉलिसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग होती है। कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑन शोर ट्रेनिंग, कुछ होती है ऑफ शोर ट्रेनिंग, कुछ होती है ऑन साइट ट्रेनिंग्स, कुछ होती है ऑफ साइट ट्रेनिंग, कुछ होती हैं जो कि हम बिफोर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम के हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं और कुछ ऐसी होती है आफ्टर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम के हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो अलग अलग रहती हैं और उसके आधार पर हम ट्रेनिंग करते हैं। जनरली ऐसा पाया जाता है कि बहुत सी आईटी कंपनीज़ में जो ट्रेनिंग होती है वो पहले तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उस ऑनलाइन के साथ साथ हम ऑन शोर ट्रेनिंग करते हैं एंड देन फिर हम उसको ऑफ शोर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। उनका आईटी लेवल पर उनका सॉफ्टवेयर और उनका फ्रंट एंड और बैक एंड भी अलग अलग होता है। तो जैसी ज़रूरत पड़ती है उसके आधार पर हम उन पर्टिकुलर पर्सन को उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स के हिसाब से ट्रेन करते हैं और उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का नीड, उनके असेसमेंट, उनके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, समझाने के लिए और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपने काम करने के लिए। अब वो जब पॉलिसीज फिक्स हो जाती है तो फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। कैसी नीड है? जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी कंपनीज में हम एक जनरल ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आते हैं। वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्लाइंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है जिसमें कि हम ये बताते हैं कि कौन से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नीड असेसमेंट करना और अकॉर्डिंगली उस क्लाइंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ट्रेन करना जिससे कि वो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें अकॉर्डिंग टू द टाइम, उससे ज़्यादा ना कर सकें। अब उसमें भी अगर हमको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता चल गई तो उसके आधार पर हम अपने ऑफिस में ही ट्रेनिंग देते हैं। ये ऑन साइट ट्रेनिंग देना है या ऑफ साइट ट्रेनिंग देना है ये हम डिसाइड करते हैं। कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है जो हम अपने ऑफिस से ट्रेन करके उनको भेजा जाता है। अगर वो कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके डिप्यूट हो रहे हैं, वहाँ पे उनका क्लाइंट है, तो वो हमको उन जगह पर जाके ऑन साइट ट्रेनिंग करानी पड़ती है जिससे कि वो और अच्छे से अच्छा कर सकें, उन पर्टिकुलर ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कर सकें, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकें और अकॉर्डिंगली वो अपने बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकें। उसके साथ साथ जो आइडेंटिफिकेशन अगर क्लियर हो जाता है फिर पता चलता है कि प्लान ऑफ ट्रेनिंग कैसी है। ये प्लान ऑफ ट्रेनिंग में भी सेम चीज़ आती है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किस आधार पर है, वो प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए। वो ट्रेनिंग कई बार ऐसी होती है कि प्रोजेक्ट बेसिस पर ट्रेनिंग होती है। आजकल बहुत सारे काम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स छोटे हैं तो उस छोटे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से ट्रेनिंग भी छोटी होगी और उसको हम बेस कर लेंगे। अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं तो उसको भी हम फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ट्रेनिंग देते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटिंग ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग शेड्यूल्स और मॉड्यूल्स के हिसाब से मॉड्यूलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उन पर्टिकुलर एचआर ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करते हैं ताकि वो अपने अपने मॉड्यूल्स में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड में ट्रेनिंग ले सकें और काम कर सकें। अब जब वो ट्रेनिंग हो जाती है तो उस ट्रेनिंग साइकिल में अगला चरण आता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हो गई उसके बेसिस पर अब हम उन पर्टिकुलर व्यक्ति को क्लाइंट्स के सम्मुख लाकर उनसे वो काम करवाते हैं, वो टास्क देते हैं जिससे कि वो काम कर सकें क्योंकि वो ट्रेन हो चुके हैं और अकॉर्डिंगली हम उनके हिसाब से काम लेते हैं। ना केवल ये, इसको हम अलग अलग फैक्टर्स में देखते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स में देखते हैं और ये पाते हैं कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के बेसिस पर हम अपना उनका इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है तो हमको अलग अलग चरणों में उनका इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से इवैल्यूएशन करना पड़ता है और इवैल्यूएशन भी अलग अलग होते हैं। इवैल्यूएशन के लिए हमको फीडबैक सही लेना पड़ता है। फीडबैक भी जो होता है वो अलग अलग क्लाइंट्स लेवल पे फीडबैक होता है, इन हाउस लेवल पे फीडबैक होता है, आउट हाउस लेवल पे फीडबैक होता है, मार्केट लेवल पे फीडबैक होता है। इन सब फीडबैक को लेकर अगर हमको महसूस होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन
ह्यूमन रिसोर्स सही काम कर रहा है तो हम उसको गो अहेड वाला प्रोसेस में ले आते हैं। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कुछ समय के लिए वापस रीट्रेनिंग प्रोसेस में लाते हैं ताकि वो काम कर सके। उस रीट्रेनिंग प्रोसेस में फिर से हम उसको आइडेंटिफिकेशन के लाते हैं, और अगर वो काम सही कर रहा है और उसका रिवैल्यूएशन पूरा हुआ और क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है, तो फिर अगेन हम उनके लिए दूसरे लेवल पर दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए उस व्यक्ति को ट्रेन करते हैं और उसके लिए फिर से उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और अकॉर्डिंगली हम उस ट्रेनिंग के लिए उस व्यक्ति को तैयार करते हैं। उसके लिए मनी ओरिएंटेशन, उसके लिए मनी एलोकेशन, उसके लिए नीड, उसके लिए टाइम, उसके लिए टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का ओरिएंटेशन और एप्लीकेशंस हमको ध्यान रखना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हम एलोकेट करते हैं समय को, मैन पावर को, टेक्नोलॉजी को, ताकि वो सही समय पर सही चीज़ को ट्रेन कर सके और इस ट्रेनिंग साइकिल को पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। मैं आपको फिर से बताऊं, अगर ट्रेनिंग साइकिल अच्छी नहीं हो रही है, ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो परफॉर्मेंस ख़राब होगा, परफॉर्मेंस अप्राइजल ख़राब होगा और कहीं ना कहीं उसका नुकसान कंपनी को होता है। कंपनी की जो इमेज है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो इमेज ख़राब होती है क्योंकि बहुत सारे एरर्स होते हैं, जो एरर्स को व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पाता और आगे चलकर वो कंपनी की साख पे नुकसान करता है और उसका नुकसान अल्टीमेटली कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी पड़ता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के भी इमेज पर, उसकी प्रोफाइल पर और उसकी ओवरऑल जो उसकी जो वर्किंग स्ट्रेटजीज़ हैं, वर्किंग स्टाइल है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।